लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। हेलो एंड वेलकम हमारे इस विशेष पॉडकास्ट लेट्स माइक में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की खेतीबाड़ी पर उनकी बहुत बड़ी नज़र रहती है, कड़ी नज़र रहती है। हर तरीके से, हर खेती के हर एंगल से वो पॉलिटिकल हो, आर्थिक हो या सामाजिक तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आप दर्शकों तक आज उनको रूबरू कराया जाए। तो हमारे साथ है रामपाल जाट, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रामपाल जी, स्वागत है आपका रामपाल जी हमारे इस पॉडकास्ट में। अब थोड़ा आपसे विस्तार से बात करना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो ताज़ा तनाव इंडिया पाकिस्तानी बीच चल रहा है, पहलगांव हुआ, पहलगांव के बाद जो एक टेंशन क्रिएट हुई, इंडिया ने सस्पेंड कर दिया जो सिंधु ट्रीटी है, अपनी संधि जो है वो सस्पेंड कर दिया। फिर उसके बाद एक बहस चालू हुई कि सिंधु के पानी को राजस्थान, हरियाणा या और नीचे तक अलग अलग राज्यों में कैसे डाइवर्ट किया जाए। नदी से नदी जोड़ो वाली परियोजना की फिर वापस से चर्चा हुई। अगर ये होता या अच्छे डैम होते वहाँ पर तो शायद उस पानी को राजस्थान जैसे सूखे राज्य के लिए काम में आ सकता। किस तरह से आ सकता, तो वो परियोजना क्या है? एक चीज, सिंधु, झेलम और तीसरी जो उसकी सहायक नदी है, उन तीनों नदियों का जो पानी है जो पाकिस्तान के हिस्से में है, और सतलज की जो सहायक नदी है दो, उनका पानी हिंदुस्तान में है। बिल्कुल हिंदुस्तान को मिलने वाला पानी से पाकिस्तान को मिलने वाला पानी 4 गुना है। और जो आपने प्रश्न किया वो सटीक प्रश्न है। ये उसी पानी को मोड़ दो ना, भागड़ा नगर में डाल दो सिंधु के को, जो बहुत आसान चीज है। जिबिलिटी है इसकी। यस, इसलिए इसको परीक्षण किया हुआ है। उस पानी को मोड़ो, भागना नगर में डालो तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों का पानी मिलेगा। और तीनों को वो पानी मिलेगा, सबसे का खुशहाली है कि पानी से तो खुशहाली आती है, समृद्धि आती है। और एक जो चीज और, आपने जो नर्मदा की बात की, 1966 में एक समझौता हुआ कि ये जो माही डैम है, इलासवाड़ा, हाँ बांसवाड़ा वाला, जब पूरा हो जाएगा तो जो पानी गुजरात जा रहा है वो नहीं जाएगा, पूरा पानी यही मतलब माही को मिल जाएगा। कब? जब नर्मदा का पानी राजस्थान में जाएगा। अब राजस्थान में नर्मदा का पानी तो आ गया, लेकिन माही का पानी आज भी गुजरात जा रहा है। तो जो काम 5 साल पहले हो जाना चाहिए था कि जो माही का पूरा पानी राजस्थान में मिलता, तो हमारे पास जल तो है ना। उसके मैनेजमेंट की बात है, पानी का मैनेजमेंट। हाँ पानी का मैनेजमेंट की बात है, इसलिए वो समझौते का पालन कर रहा हूं ना। मुश्किल है क्या? इसी ढंग से सिंधु जल के जो मैंने आपको बात चर्चा शुरू की, सिंधु जल का पानी यदि राजस्थान को मिल जाए तो पानी की मात्रा तो हो जाएगी। और अभी चंबल में अकेले में प्रतिवर्ष, आप तो उसके किनारे रहते हो, 20,000 घन मीटर पानी बहकर बेकार जाता है हर साल। उसी के लिए DRC भी बनी थी, उसके उपयोग के लिए तो आप धीरे धीरे चल रहे हो। उसी एक्सेस पानी को ERCP में वही पानी लेना था मूल्य। इसलिए ये नदियों का जो बहता पानी उसको रोकना नहीं था, जो उसका ओवरफ्लो पानी था उसका संचालन करना था। तो ERCP की जो योजना है, इसको को तकलीफ होने का प्रश्न नहीं था, उनके आपत्ति को प्रश्न नहीं था। और जो समझौता है 1999 का, जिसका 2005 होगा, उसमें तो प्रावधान है कि उसमें नो नीड ऑफ द एनएच फ्रॉम द MP। बाकी देखो बहुत सारे सीकर को लेके कौन सा समझौता है, मैं अभी यमुना का यस यमुना समझौता जो है 30 साल हो गए, 30 साल से पहले। और अब तक पानी दिया है। तो वही है, एक तो पानी का मैनेजमेंट, पानी कमी तो है नो डाउट, लेकिन पानी का मैनेजमेंट जिस तरह से नहीं हो पा रहा, उसका खामियाजा किसानों को भी और आम लोगों को भी, और पूरे बात को भोगना पड़ता है। इसलिए यमुना का पानी जो समझौता, उसको 30 वर्ष हो गए पूरे। बिल्कुल 30 वर्ष में अभी तक भी एक बूंद पानी यमुना का नहीं आया। और मुझे ध्यान है जब 2019 के पहले श्रीमान गडकरी जी के पास जल संसाधन विभाग था, अब तो जल शक्ति मंत्रालय हो गया उसका नाम। उन्होंने हरियाणा को बैठाया, राजस्थान को बैठाया, अच्छा काम किया उन्होंने। उनका तुम पानी क्यों नहीं जानते भाई हरियाणा वालों, कैसा हमारी जमीन काम आएगी। तो उन्होंने राजस्थान से कहा तो ऐसा करो, अंडरग्राउंड पाइप लगा दो। सहमति हो गई, उसकी DPR बन गई
और तो भी हरियाणा उस पर कोई एक्शन नहीं ले। तो ये जो काम था हरियाणा का इनेक्शन, उसके कारण वो जमुना का पानी नहीं मिला। तो वहां भी बीजेपी की सरकार, यहाँ भी बीजेपी की सरकार, और यदि केंद्र का कोई जल शक्ति मंत्री चाहे तो 5 साल हमारा राजस्थान के जल शक्ति मंत्री रहे, ये काम उनसे नहीं हुआ। 5 साल में एक कदम आगे नहीं बढ़ी बात। कुछ तो अच्छा काम किया होगा। अच्छे काम किए होंगे, लेकिन हमारे लिए तो नहीं किए। हमारे लिए तो 2 चीज खास है, खेत को पानी और फसल को दाम। तो खेत को पानी के लिए हमारे हिमानी गजेंद्र सिंह जी बताते हैं कि उन्होंने राजस्थान में कहीं पानी नहीं, घर घर में हमने पाइप पहुंचा दिया। उसका क्या कहा ना, वो मुझको तो हवा निकल रही है, जिसकी आवश्यकता नहीं थी वो आप काम कर रहे हो। अरे हम तो कुएं से पानी पी लेंगे, हम तो जो ये नहर चली जाती है उससे पानी पी लेंगे, उसी से नहा लेंगे। और घर में नल की जरूरत नहीं थी, हमें तो हर खेत में पानी की जरूरत थी। तो खेत तो पानी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। ये जब पूरी हो जाती तो हर घर में नल मिल जाते। तो आपकी प्राथमिकताएं अस्पष्ट है। इसलिए वो तो आज और उसमें तो करप्शन के लिए एक मंत्री जेल में गए। इसलिए आपने ये जो काम किया है, हर घर में नल, कितने घरों में पहुंचे आज भी सर्वे बताओ तो? ये खुद ही कहते कि नहीं पहुंचा। इसलिए इनकी जो योजना है ना, ये लोकप्रियता प्राप्ति के लिए ज्यादा होती है कि हम लोकप्रियता प्राप्त करें। अरे कर लो ना, पीने के पानी से ज्यादा लोकप्रिय होंगे आप। वहां भी कैलकुलेशन में गलती करते हैं, वहां भी आकलन में गलती करते हैं। जैसे क्या? जैसे इन्होंने हर घर में नल, इसकी बजाय शुरू करते हर खेत को पानी, जो बीजेपी का नारा था जनसंख्या समझ। तो खुद की सरकार, खुद की पार्टी के नारे, उनको यदि आप प्राथमिकता ले लेते तो आपको प्रसिद्धि ज्यादा मिलती, लोकप्रियता ज्यादा मिलती। और आज उसको 2013, 2017, 2017 कितने वर्ष हो गए? 8 वर्ष हो गए ना। 8 वर्ष में अभी हम जहाँ थे वहां खड़े हैं आराम से, और कहा एमओयू हो गया, तो उसकी जरूरत ही नहीं थी। आपने कहा तो समय खराब किया। एमओयू तो 1999 में कहा है, 2005 उसका अनुमोदन हो गया। आप जरूरत क्या थे एमओयू की? उसी से काम चला लेते। लेकिन केवल एक किस्सा सुनाता हूँ। एक महिला छाछ लेने गई, तो उसकी बहू मिली, सास बाहर गई थी, मंदिर गई थी। उनका भाई मैं छाछ लेने आई हूँ, तो बहू ने कह दिया भाई आज तो छाछ नहीं है। वो वापिस आ गई। वो वापिस आ रही थी, मंदिर से सास आ रही थी, दोनों रास्ते मिल गई। सास ने कहा कहाँ गई थी? तेरे घर गई थी। कि क्यों गई थी? कि छाछ लेने गई थी। कि फिर? कि तेरी वो मना कर दी कि चल मेरे साथ। उसको वापिस ले गई और घर जा कहती है वह छाछ नहीं आज। ठीक, तो तेरी बहू ने कहा ये कौन होती कहने वाली? देखो मैं कहूंगी तब छाछ नहीं। तो ये जो छोटी मानसिकता है ना, और कभी भी छोटे मनों से बड़े काम नहीं होते। तो हम ये छोटे मनों में फंस गए। अरे बड़े काम करने तो बड़े मन रखते। और हम तो चाहते थे आप मुख्यमंत्री बैठते, हमें क्या दिक्कत थी भाई? वो नहीं तो आप सही, हमें कोई आपत्ति नहीं थी राजस्थान को। आप बढ़ जाते गजेंद्र सिंह जी, तो चाह तो ठीक चलते। आपने शतरंज की चाल ही गलत चल दी। इसलिए राजस्थान भी घाटे पर रहा। हाँ, आप जरूर केंद्रीय मंत्री अभी हैं, लेकिन आपका राजस्थान में क्या योगदान है राजस्थान वालों को तो पता नहीं। इसलिए आप ऐसा काम करो जिससे पूरे देश को राजस्थान सही लाभ हो, ये बढ़िया बात है। ऐसा काम करना ये इनको करना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया। ERCP ये हमारे राजस्थान का हर व्यक्ति का सपना है, और वो चाहता है ये सपना साकार जल्दी हो, धरातल पर जल्दी उतरे। जितना जल्दी उतरेगा, और इसमें प्राथमिकता सिंचाई को हो। पेयजल बात की बात सेकेंडरी बात, पहली बात सिंचाई। और सिंचाई यदि पानी आ गया सिंचाई के लिए, तो पेयजल को अपना मिल जाएगा, स्वतः मिल जाएगा। तो आप उल्टा काम क्यों करो? अब मैं थोड़ा सा इसी से संबंधित एक और चीज पे आ रहा हूँ। मान के चलिए पानी मिल गया, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आज सारी जितनी भी योजनाएं धरातल पे आ गई, फसल लहला रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। फिर आते हैं MSP की बात हमने कर ली, लेकिन कोई प्राकृतिक आपदा आती है, समस्याओं की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें किसानों का नुकसान होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कोर्स मिलता है। लेकिन मैं कई साल से खेती किसानी कवर करता हूँ, मैंने देखा कि किसानों को पूरा सारा सिस्टम होता है, ये मूल्यांकन कर लिया, ये सर्वे कर लिया, वो कर लिया, लेकिन फिर भी उनको पैसा नहीं मिलता।
इस चुनौती से कैसे पार पाए? ठीक बात, बहुत अच्छी आपने बात कही, बहुत अच्छा प्रश्न किया। कृषि ऐसा काम है जिसमें सबसे अधिक जोखिम है। खेती से ज्यादा जोखिम किसी में नहीं, क्योंकि यह खुले आसमान के नीचे होती है। कभी कभी तो सारी फसल लहरा रही है और ओले गिर जाए, खत्म। खलिहान में आ गई और बरसात आ गई, खत्म। पाला गिर गया, खत्म। कीट आ गया, खत्म। तो ऐसी अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं और इसीलिए दो तरह की योजना तैयार हुई। फसल बीमा तो 1999 में शुरू हुआ और आते आते ये 2016 में आ गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये कहा गया अब किसान को जोखिम के लिए घाटा उसकी जेब में नहीं होगा, डाका उसकी जेब में नहीं पड़ेगा। ये जो घाटा होगा ये केंद्र के बजट में पड़ेगा। जब जोखिम का सारा व्यय वहन करेगा केंद्र, इसलिए किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई। अच्छी योजना है ना, लेकिन उसमें जो नीतियां बनी, उसकी गाइडलाइन बनी, वो गलत है। स्पिरिट बढ़िया है और जो नीति बनी वो गलत है। तो मुझे पर्सनली जो लगता है ना कि जितनी भी सरकारी स्कीम है उनके स्पिरिट में कोई सच हुआ नहीं है, सब बढ़िया होती हैं, अच्छी होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कतें आती हैं, आप कंट्री सके। इसलिए जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए गाइडलाइन अच्छी चाहिए, उसके लिए लॉ चाहिए। लॉ तो बनाते नहीं, ये बनाते हैं मार्गदर्शिका, और मार्गदर्शिका ये बनाते हैं कंपनियों से पूछकर। वो कहते हैं बेचारी कंपनियां, उनको लाभ होना चाहिए ना, वहां से शुरू करते हैं वो सोच। इसलिए सारा उल्टा हो जाता है। इसलिए आज की तारीख में हम 5 वर्ष की स्टडी है पार्लियामेंट की, आपके मेरी नहीं। 5 वर्ष में 16 से लेकर 2022 तक जो कंपनियों ने कमाया, एक वर्ष में 734 करोड़ रुपया बीमा कंपनी कंपनियों ने। तो ये ऐसी स्थिति हो गई। एक कहावत चल पड़ी राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, पूरे देश में पैसा किसानों का, चाहे टैक्स के माध्यम से हो चाहे खुद जमा करावे, क्योंकि केंद्र शेयर देगी वो भी किसान का पैसा है, राज्य शेयर देगी वो भी किसान का पैसा है। तंत्र सरकारों का और लाभ कंपनियों का। कंपनी के पास कोई नेटवर्क थोड़ी है, हमारे सरकार के कर्मचारी ही काम करेंगे कंपनियों के लिए, गाइडलाइन है। इसलिए पैसा किसानों का, तंत्र सरकारों का और लाभ कंपनियों का। यह योजना चल रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यदि इसको ये कहें कि डकैतों को तो सजा होती थी डकैती देने में और साहस भी करना पड़ता था, ये तो घर बैठे ऐसी डकैती दे रहे हैं किसान की जेब पर। प्रीमियम वसूलते हैं और क्लेम ले देते हैं। इसके लिए किसान लगातार लड़ाई लड़ते हैं, बहुत सारे आंदोलन लगातार खबरें आती रहती है हमारे। आते रहती है। इसलिए ये तो काम है। और तो भी एक उदाहरण और बताऊं आपको, हमने इनसे एक मांग की कि आप ऐसा करो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो डॉक्यूमेंट है वो किसानों को दे दो। भाई इसका जो डॉक्यूमेंट है वो तो आप तैयार कर रहे हो ना कि भाई बीमा योजना, उसका डॉक्यूमेंट दे दो किसानों को। और अच्छी बात ये रही कि भारत सरकार ने उस पर एक्शन लिया और भारत सरकार ने संसद में अपना वक्तव्य दिया, जो लिखित में दिया, उत्तर भी उनका। हमने सभी किसानों के पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का डॉक्यूमेंट घर घर पहुंचा दिया है। तो पॉलिसी मेरे हाथ, पॉलिसी मिलना शुरू। तो पॉलिसी मिली नहीं। अच्छा, हाँ, कहीं नहीं गई, कहीं थोड़ी बहुत के नमूने के लिए डाल दी होगी। आज भी किसानों के पास पॉलिसी नहीं है, नहीं पहुंचती, रसीद नहीं है, ये भी नहीं है। और दे रहे हैं हमारी। हाँ, इसलिए उनको पास ये भी नहीं है कि कितना पैसा किस फसल का किस दर से उन्होंने प्रीमियम के रूप में वसूल किया, वो भी नहीं है। तो आप ये बातें तो बहुत बड़ी करते हो। भारत सरकार स्टेटमेंट दे रही है 2 बार, पॉलिसी मेरे हाथ योजना बनाती भारत सरकार में। अभियान भी चले थे, अभियान भी चले, लेकिन वो अभियान है इनकी घोषणा है, इन तक ही सीमित है। तो किसान तक तो वो पहुंची नहीं। तो जो किसान तक पहुंचे नहीं, क्या कहें उसके लिए। और इसको हमने ऐसा नहीं कि इनको अंधेरे में रखा हो। हमने तो राजस्थान सरकार से भी कहा कि आप ऐसा करो
एक गांव का नाम दे दो, हम वेरिफिकेशन कर लेते भाई कितनी आपकी पॉलिसी पूछी, और जो तुम्हारा जज उसको देता नाम, आज तक नाम नहीं दिया, हमने 2 साल हो गए उसको पूछते पूछते। ये बड़ी समस्या है। और यही हमने वो कैसे हमारा केंद्र कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान से कहा, 2.5 घंटे का हमारी वार्ता, तुमसे भी ये काम है, बल्कि आप ये कहाँ लागू ये पता तो भाई, हम ही सर्वे कर लेना उसका। कहीं कोई नहीं, चल रही है हवाबाजी, तो हवा में बल्लेबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं बल्ले, तो भाई गेंद पे पड़ेगी तब काम चलेगा ना, तो गेंद से तो बल्ला बहुत दूर है। यही स्थिति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है। और जो आपदा राहत की बात की, 3 वर्ष हो गए, जो राशि आपदा राहत में स्वीकृत की वो किसानों तक नहीं पहुंची। आपदा राहत कोष में जो प्राकृतिक आपदा के कारण से फसल नष्ट हुई, उनकी तो राशि किसानों तक पास जानी थी, स्वीकृत हो गई, स्वीकृति के बाद किसानों तक नहीं गई, ट्रांसफर हुआ? वो कितनी है इनके कोष में जमा नहीं था सरकारी में, 3 साल से 3 साल से खबर दे दी। है ना। तो ये जो है तो योजना इनकी, इनकी योजना की क्रियान्वित करना इनका काम। उसको उपरांत भी हाँ कभी कभी कुछ डाल देते हैं, जैसे वो चुप हो जा रहा, नहीं आगे नहीं भाई हो, अरे 100 रुपए में से कितने हैं भाई, 10 20, तो बाकी क्यों नहीं आया बताओ ना। तो इसके लिए किसान लड़ाई में इसीलिए तो ये जो है ना कि इतनी सारी समस्याओं के होते हुए भी किसानों की जिजीविका कितनी गजब की होती है। हमारे राजस्थान में सुसाइड रेट्स, किसानों की सुसाइड्स बहुत कम है, आप पता है, जबकि समस्या बहुत ज्यादा है। सही, आप विदर्भ का देखेंगे या दूसरे राज्यों में देखते हैं, महाराष्ट्र तो हमारे सामने सबसे ज्यादा उदाहरण है किसानों की आत्महत्या। लोन को लेकर के बात होती है, जो सेंट्रलाइज्ड बैंक है उनसे लोन जो अप्रूव होते हैं वो माफ नहीं हुए, किसानों की बहुत बड़ी मांग थी। पिछली सरकार में शायद सहकारी बैंकों के लोन माफ हुए थे, लेकिन अभी भी उसके बाद शायद यूपी गवर्नमेंट ने लास्ट किसानों के लोन माफ किए, तो उसके बाद नहीं हुई। जबकि एक बहस चलती है कि आप कॉरपोरेट्स के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के अरबों के खरबों के जो अमाउंट है आप बैड डेट्स में डाल के उनको माफ कर देते हैं, लोन माफ कर देते हैं। तो ये जो डिस्पैरिटी है, असमानता जो है, ये कैसे दूर हो और क्या कुछ किया जाए इसके लिए? चलो इसको तुम दूर में, लेकिन एक डिस्पैरिटी बहुत बड़ी हाँ। 2004 से लेकर 2014 तक जो किसानों का सरकार ने ऋण माफ किया वो है अधिकतम 72,000 करोड़। उसी अवधि में जो बड़े उद्योग है, कॉर्पोरेट जगत जिसको करे, उसके जो टैक्स, ब्याज और अनुदान और मूल ऋण ये तो माफ किया, 59 लाख करोड़ है, 59 लाख करोड़। उसका प्रचार नहीं करती सरकार, 59 लाख करोड़ का प्रचार किसका करें, 72,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ भी नहीं। तो 1 लाख करोड़ नहीं, उसका तो सरकार ढोल हो जाएगी, जोर जोर से अपने किसानों को ऋण माफ कर दिया, और जो 59 लाख करोड़ उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आंकड़े, तो उनको जो आंकड़े 59 लाख करोड़ रुपए आपने छूट दे दी, रिलैक्स कर दिया उनको, और अभी 11 लाख करोड़ का आंकड़ा आ रहा है। उसका अलावा जो उनको माफ किया है, चाहे डूबत खाते डाला, तो चाहे एनपीए किया, जो भी इनकी भाषा कुछ बोल सकते हैं बेचारे, तो इनका ही काम है, इनका एक कागज, इनकी कलम है, इनकी जवाब, तो उसमें इनको कोई अटक नहीं, बेट धट झटक बोलते हैं। तो ये जो करते हैं काम, उसकी चर्चा अब थोड़ी सी होने लगी है, लेकिन आज भी उस मात्रा में तो चर्चा नहीं है जिस मात्रा में किसानों के बाप की चर्चा होती है। ये सब और ये जो आपकी डेस्परेटी की बात है, हाँ, ये कैसे समाप्त हो? इसमें जो मैंने एक बार बात कही आपको, वही मैं दोबारा वही आ रहा हूँ, इच्छा शक्ति सरकार। डेस्परेटी समाप्त करना मुश्किल थोड़ा है, ये कैंसर की बीमारी नहीं है माधव, ये तो सामान्य फोड़े फुंसियां है जिनका उपचार कोई कर दे। कैंसर हो तो समझ आती है भाई ये असाध्य बीमारी, ये असाध्य बीमारी नहीं है। इसलिए हमने तो एक बात और कही इसी कैड में, हमने कहा हमको ऋण माफी की जरूरत ही नहीं, आप तो हमारी फसलों का दाम दे दो, हम सोते ऋण मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जो एक मैंने आंकड़ा दिया,
इसीलिए अब वो 6,000 जो हाँ है उसका विरोध करते हैं। ठीक बात है, इसलिए हम उसका विरोध के बारे में ये प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान सम्मान निधि, हमने कहा भाई आप हमें अभी 6,000 दे रहे थे, अब 2,000 और मिला दिया, 8,000 पैक हो गए। अभी मूंग पैदा हुआ राजस्थान में, एक किसान को मूंग का मिलना चाहिए था एमएसपी, उससे 1 क्विंटल को उसको 3,000 रुपये कम मिले। यदि उस किसान का आप 30 क्विंटल मूंग खरीद लेते तो कितने रुपये हो जाते? 90,000। 10 भी खरीद लेते कितने हो जाते? 30,000। 5 में खरीद लेते कितने हो जाते? 15,000। तो आप हमारा मूंग खरीद लो ना यार। गेहूं में भी यही देखा। गेहूं में तो बाहर करा दिए लोग अभी, वो बहुत बड़ा प्रश्न। वो अभी राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बोनस भी बोनस तो दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन गेहूं जब मार्केट में एमएसपी की बात हुई उस समय 28 से लेकर 3,000 तक का। बिल्कुल। तो है ना, व्यापारी को बाहर कैसा किया जाए, व्यापारी गेहूं नहीं खरीदे, इसके लिए प्लान किया। उत्तर प्रदेश ने किया, मध्य प्रदेश ने किया, राजस्थान ने किया, और इन तीनों कारण से गेहूं के भाव आ गए 28 से लेकर 3,000 तक का, वो 23 से 24 आ गया। तो सरकार ने भाव गिरा है। तो सरकारी नीति ऐसी होती है, इसका डेस्परेट दिए तैयार करते हैं। तो इन्होंने डेस्परेट तैयार की, तो यदि एमएसपी किसान बन जाता कौन सा पार्ट है जाता, लेकिन नहीं, हमारा संग्रहण कैसे होगा? तो तुम्हारा संग्रहण मुख्य है कि किसान मुख्य है? इसलिए ये जो संग्रहण की नीति, इसलिए आपको ध्यान है कि नहीं है, 1973-75 में 4 किसान शहीद हुए राजस्थान में, 4 किसान, जहां इन्होंने, जिसको कहते हैं अधिग्रहण शुल्क, भाई हमने संग्रहण के लिए अधिग्रहण शुल्क लगाया। अधिग्रहण शुल्क कैसे लगाया? जैसे मान लीजिए गेहूं का भाव था 100 रुपये कुंटल, उनका नहीं, हमें तो आपको 70 रुपये कुंटल देना पड़ेगा। पुलिस जाती, गेहूं जबरन बाहर लाती गेहूं से, और यदि किसान नहीं देता तो उसको खरीद के लाना पड़ता था, गेहूं घर में पैदा नहीं हो तो भी, और दे भी चुकानी पड़ती, उसको ले भी कहते थे अधिग्रहण शुल्क। और इतना ही नहीं, बाजरे का भाव 50 रुपये कुंटल, ये ले रहे थे 30 रुपये कुंटल, और जबरन किया, और बाजरे के कारण 4 किसानों में शहीद हुए, 4 किसान जोधपुर जिले में। वो जबरन ला रही थी पुलिस, घर में से बाजरा निकाल के, वो लाने नहीं दे रहे थे, गोली चली पुलिस की, और पुलिस की गोली से 4 मारे गए। आप ऐसी नीतियां बनाते हो जो किसानों के पक्ष में हो, तो दूर की बात, उनकी जेब पर डाका डालने की नीति बनाते हो, उन्हीं से रंगन करेंगे। इसलिए सरकार की जो नीति है, वाला सदा कहता हूं, सरकार ने अपनी नीति में काम किया हुआ है, गरीब को सस्ता खाद्यान्न मिलना चाहिए, इससे कोई असहमत नहीं है, मिलना ही चाहिए। उद्योग को कच्चा माल सस्ता मिलना चाहिए, इससे असहमति हो सकती है। दोनों काम के लिए किसान को उसकी फसल के दाम कम दो, ये निर्णय है भारत सरकार का, नीति है। तो आप गरीब को सत्ता देने का, उद्योगों को कच्चा माल सस्ता देने का, उसका भार किसके कंधों पर डालोगे? किसान के कंधों पर। ये गलत नीति है, ये आप अपने लेवल में खुद। इसका किसान क्या रास्ता निकाल रहे हैं? जैसे अभी बहुत बात कही जाती है कि अब खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की जरूरत है ना, बहुत सारी नई नई किस्में किसानों को अडॉप्ट करना चाहिए, ये सब बातें हैं। अभी आप जिनोम जो राइस की 2 वैरायटी अभी 4 तारीख लॉन्च की, वो आई हैं, तो ये सब काम भी हो रहा है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी का फायदा कुछ मिल सकता है इन सब समस्याओं को? माधव, बिना टेक्नोलॉजी खेती एक कदम ही नहीं चलती। हर वक्त की अपनी टेक्नोलॉजी, हर बहावत है, आश्रमांतर, ठीक है ना? तो समयानुकूल टेक्नोलॉजी आएगी। हम ये कहते हैं उस टेक्नोलॉजी को कैद मत करो। कैसे? सरकार उसको कैद करती है, और कैद करके कुछ कंपनी उसका टेंडर दे देती है, वो कंपनी ये कमाती है। भाई इन्होंने बीज लाया, है ना, और बीज का क्या करेंगे? बेचेगा कौन? कंपनी बेचेगी। और कंपनी किसका भाव बेचेगी? बाजरे का बीज। जो बाजरा किसान को बेचने पर 12 रुपए मिलता है, 16 रुपए मिलता है, 20 रुपए मिलता है 1 किलो, उसी 1 किलो के बीज के ये 450 रुपए वसूल करेंगे। सरसों के ये 5,950 रुपए इन्होंने एमएसपी घोषित की, तो 59 रुपए, ये 100 रुपए से किलो कुल बीज दे देंगे, 1000 रुपए तक, 1 किलो का 1000 रुपए बीजों के दाम। ये कौन मालामाल हो रहा है?
कंपनियां, इसलिए जो MNCs है, सरकार ने उनके हाथ में सारा कारोबार सौंप दिया। उनसे कहा तुम तो हमें चंदा दे दो। देश बहुत बड़ी है दरअसल की। इसलिए अभी आपने देखा होगा वो एक आंकड़ा है सार्वजनिक रूप से, अखबारों समय समय आपने भी शेयर किया होगा, जो राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है वो कौन दे रहा है? कॉर्पोरेट। और वो घर में से देते हैं बेचारे, वो तो आपके हमारी जेब पर डाका डालते हैं, उसे पैसा कलेक्ट करते इनको दे देते हैं। तो ये जो सरकार की नीति है, इसने 3 लोगों का एक पवित्र गठजोड़ हो गया, बड़े पूंजी वाले, सरकारी तंत्र और राजनेता, तीनों का जो गठजोड़ है वो मार रहा है सबको। तो ये तो चीजें हैं। इसलिए सरकार की नीति और टेक्नोलॉजी तो होनी ही चाहिए। हम ये कहते हैं आप हिंदुस्तान में 100 क्लस्टर बनाओ, हर क्लस्टर की अपने अपनी स्थिति, एक जगह अनुसंधान करेंगे है तो बाद में तो फिर आने और टाइम नहीं आओ, सब जगह इसको लागू करो। अरे भाई सब जगह की स्थिति अलग अलग है, परिस्थिति अलग अलग है। फिर राजस्थान में 10 क्लाइमेटिक जोन है। तो यस, राजस्थान अकेले में 10 क्लाइमेटिक जोन है। आप जितने भी क्लाइमेटिक जोन है उनकी सामने में सारे पर अनुसंधान कराना है। डाइवर्सिटी है। और ये जो कहते हैं ना वैज्ञानिक, मैं कहता हूँ उसको परिभाषित करो इस शब्द को। और हमने तो हमेशा कहा किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं। दरअसल दो ही काम करता है, इनको यहाँ भेजो ना हमारे पास, ये वहां पैंट सूट पहन के AC में बैठ के वही खोज करते रहते, वही शोध करते रहते, मैं बीज बनाते थे, खेतों में आओ। इसीलिए मैं इस तरह की खबरों का बहुत विरोधी हूँ कि मैंने बहुत कवर किया एग्रीकल्चर, आप जानते हैं कि किसान को ये बोना चाहिए, इस सीजन में ऐसा करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये जरूरत नहीं है, कल को आता है तुम सिटानी हमें उसीर खाओ। मेरे पास एक सही बात 100 गज जगह नहीं है, मैं कहाँ से उसको खेती सिखा सकता? इसके जिनको सीखना चाहिए वो सिखा रहे हैं। हाँ, उल्टा हो रहा है, बुरा उल्टा हो रहा है। तो ये आप यहाँ हो ना खेतों पर, आपने किताब पढ़ के आप जो ना डॉक्टरेट ले लेते हो, बड़े वैज्ञानिक बन जाते हो, उनका होगा क्या लाभ भाई? जरूरत ही दोनों को एक मंच पे लाने। तो इनकी प्रयोगशाला वो खेत में नहीं है, तो हर खेत को प्रयोगशाला बनाओ, इसका गैप खत्म करो। तो आप हिंदुस्तान में जितने क्लाइमेटिक जोन है, हर क्लाइमेटिक जोन में अनुसंधान शुरू करो। और फिर एक काम और करो, बीज का अधिकार कंपनी को मत दो। पारंपरिक संरक्षण, हाँ, तो पारंपरिक संरक्षण के साथ बीज बनाने की टेक्निक हर गांव में दो ना। ये काम FPOs के माध्यम से हो सकता है। ये किसी सरकार की इच्छा शक्ति तो FPO है, बिना FPO हो सकता है। इसलिए आज भी हमारे पास ग्राम पंचायत है, ग्राम सेवा सहकारी समिति है। FPO तो सरकार लाई है इसके लिए कि ये नया संगठन है किसानों का। अरे तुम काम क्या कर रहे हो? इसे ये नए नए तो किसान का तो चेंज है, उसको भी शामिल कर लो, कोई हमारी मना नहीं। लेकिन आप गांव स्तर पर, ग्राम पंचायत, आप तो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, उन्हीं पर आ जाओ। हर जगह आपका कृषि पर्यवेक्षक है राज्य का, उस पर आ जाओ। तो उनसे कहो तुम बीज बनाने की ट्रेनिंग दो किसानों को, जो हाईटेक बीज है वही बना रहेगा। तुम कोई उसमें सोना मिलाते हो, कोई चांदी मिलाते हो, करते क्या? तो एक टमाटर के बीज का 60,000 रुपए 1 किलो के, क्या बात करें, 90,000 रुपए। ये तो अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी का 1000 रुपए का। हाँ, 1 किलो बीज के। इसलिए सब बीज है, ये आपका मिर्ची का बीज है, क्या बात कर रहे हैं? इसलिए बीजों के मामले में इतनी रूट है। नहीं, 1000 किलो तक का मुझे, और 1000 नहीं, 90,000 किलो, ये आप और इसको देखना है, उसमें देख ले, वो फेज में मिल जाएगा आपको, कोई खास बात नहीं। इसे आप मिर्ची देखो, देखो, भिंडी देखो, है ना, अनेक प्रकार के बीज है। मेरा बचपन जो बीता है ना, मेरे ननियाल में मेरी नानी बरसातों में बीज बोती थी सब्जियों के। तो हमने देखा है अपनी आंखों से कि कच्चे घर थे, तो कच्चे घर की उसको बाखर का जो ओखली कहते हैं उसमें वो रखा रहता है, और लौकी फोड़ के फिर उसमें वो बोती थी। बहुत स्वादिष्ट सब चीज़ें होती थी। वो स्वाद नहीं है, वो सब चीज़ें, वो उस पर एक अलग बहस चली जाएगी, कि बात चली जाएगी। लेकिन जो एक पारंपरिक संरक्षण का तरीका है चीज़ों को सहेजने का, सस्टेनेबिलिटी जिसको पढ़ी की भाषा में कहते हैं, वो खत्म हुई। और इस तरह से बाहर से चीज़ें आई कि हम आपको बीज दे रहे हैं, हम आपको ये सिखा रहे हैं। तो आप उसी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसको खत्म करके किसानों के पास पहुंचे। इसलिए आपने जो एक शब्द बोला, पारंपरिक रूप से संरक्षण के जो ढंग थे उनको टॉप प्रायोरिटी पर लिया जाए। दूसरा, जो हाईटेक चीज आ रही है उसको आप कैद मत करो
और कैद करके पैसे मत कमाओ, उसको किसानों तक पहुंचा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तो ऐसे बीज आ रहे हैं कि एक वर्ष तो उससे फसल हो जाएगी, अगली वर्ष तो दोबारा वही बीज खरीदना पड़ेगा, उस फसल के बीज से फसल पैदा ही नहीं होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.